डीडी न्यूज पर। नमस्कार। आगामी लोकसभा चुनाव पर आधारित हमारा विशेष कार्यक्रम आम चुनाव 2024 राज्य नीति में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं लाल चंद्र सिंह। राज्य नीति यानी कि राज्यों की चुनावी राजनीति, यानी कि अलग अलग राज्यों में क्या हैं इस बार के आम चुनाव के समीकरण। इस विशेष कार्यक्रम में हम बात करते हैं हर रोज किसी एक राज्य में चुनावी हलचल और स्थिति की। तो आज के अंक में बारी है कर्नाटक की। कर्नाटक एक ऐसा राज्य जो फ्रीबी की राजनीति के लिए हमेशा चर्चा का विषय बना रहता है। तो आइए शुरुआत कर लेते हैं जानकारी और विश्लेषण से भरपूर इस कार्यक्रम राज्य नीति की। तो कर्नाटक को बीजेपी के लिए दक्षिण का द्वार माना जाता रहा है। ऐसे में जबकि देश की राजनीति में दक्षिण और उत्तर की राजनीति चरम पर है, कर्नाटक अब बीजेपी के लिए दक्षिण का रास्ता आसान कर सकता है। दक्षिण भारत पिछले 10 साल से बीजेपी वहां पर विशेष फोकस भी कर रही है। संसद के नए भवन में सेनगोल स्थापना से लेकर राम मंदिर तक से दक्षिण भारत को बीजेपी अपने नैरेटिव के साथ संबोधित करने की कोशिश करती रही है। 2014 से अब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दक्षिण के राज्यों के 70 से भी ज्यादा दौरे कर चुके हैं। कर्नाटक में बीजेपी की मजबूत उपस्थिति करीब 2-2.5 दशक से रही है। पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी का वोट शेयर 36% रहा था। दूसरी तरफ कांग्रेस का वोट शेयर 42.88% रहा था। कर्नाटक में पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा। हालांकि 2019 के आम चुनाव में बीजेपी ने यहां 28 में से 25 सीटें लोकसभा की जीती थी। लोकसभा चुनाव में गुजरात और हिंदी पट्टी के राज्यों के अलावा कर्नाटक अकेला ऐसा राज्य था जहां बीजेपी को आधे से भी ज्यादा 51.7% वोट मिले थे। इस बीच लिंगायत समुदाय के अलावा कर्नाटक की राजनीति में जिसका दबदबा है वो है वोकालिगा समुदाय। बीजेपी की मुश्किल ये है कि वोकालिगा समुदाय में अब तक बीएस येदियुरप्पा जैसा कोई नेता नहीं मिल सका। वोकालिगा समुदाय का समर्थन हासिल करने के लिए बीजेपी ने कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री एसएम कृष्णा को पार्टी में लिया था, लेकिन वो कोई खास चुनावी फायदा नहीं दिला सके। अब भी बीजेपी को वोकालिगा से लिंगायत समुदाय जैसे समर्थन की दरकार है। जेडीएस से गठबंधन के बाद बीजेपी अब दक्षिण कर्नाटक के वोकालिगा समुदाय के वोट मिलने की उम्मीद कर सकती है। तो जेडीएस का बीजेपी के साथ जाना कांग्रेस के लिए काफी नुकसानदेह भी साबित हो सकता है। वहीं कर्नाटक में नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी सीएए लागू किए जाने को लेकर विपक्षी भाजपा और सत्तारूढ़ कांग्रेस आमने सामने है। पिछले विधानसभा चुनाव में कर्नाटक में बजरंगबली हिजाब का मुद्दा भी काफी चर्चा में रहा था, आपको याद होगा। और ऐसे बहुत सारे मुद्दे कर्नाटक में रहे हैं पिछले दिनों चर्चा में। तो आज हम उसी कर्नाटक की बात करने वाले हैं, उसी कर्नाटक के चुनावी समीकरण पर चर्चा करने वाले हैं। लेकिन जरा पहले कुछ आंकड़ों पर नजर डाल लेते हैं, फिर खास मेहमानों से जुड़ेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं जनसंख्या की। तो 2011 तक की जनगणना उपलब्ध है। कुल जनसंख्या 6.11 करोड़, जिनमें पुरुष 3.09 करोड़ और महिला 3.01 करोड़। ये 2011 की जनगणना की रिपोर्ट है, क्योंकि उसके बाद फिर जनगणना की रिपोर्ट आई नहीं है अभी तक। अब जरा साक्षरता दर को देख लीजिए कि कर्नाटक में साक्षरता दर कैसी है। तो साक्षरता दर राष्ट्रीय औसत 72.98 है, तो कर्नाटक में 75.36 है, यानी कि थोड़ा सा ज्यादा। तो पुरुष जो हैं उनमें 82.47% साक्षर हैं और महिला 68.08%। ये है साक्षरता का आंकड़ा। जो राष्ट्रीय औसत दर है उससे बेहतर है कर्नाटक का औसत दर, जो कि 75.36% है, जबकि राष्ट्रीय औसत दर जो है वो करीब 73% का है, 72.98 का। अब जरा देख लीजिए मतदाताओं की संख्या के लिहाज से कर्नाटक। तो कुल मतदाता 5.37 करोड़, ये जनवरी 2024 तक के आंकड़े हैं। इनमें पुरुष मतदाता 2.69 करोड़ और महिला मतदाता 2.68 करोड़, थर्ड जेंडर के 4,920। तो ये आंकड़े हैं मतदाताओं के। हालांकि देखिए अंतिम सूची तो अभी आना है,
और अंतिम सूची आने के बाद ही पता चलेगी कि इसमें जाहिर सी बात है कि कुछ ना कुछ और बढ़ोतरी होगी मतदाताओं की इस संख्या में, जो फिलहाल जनवरी 2024 तक 5.37 करोड़ है, तो उसमें ज़रूर कुछ ना कुछ बढ़ोतरी हो सकती है। और उसके बाद फिर संशोधित डेटा जब आएगा तब सही में पता चल पाएगा कि कितने वोटर हैं। अब ज़रा प्रमुख राजनीतिक दल पर नज़र डाल लीजिए। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और जनता दल सेक्युलर, ये हैं यहाँ की प्रमुख पार्टियाँ। तो इसमें ये भी बात है कि जिस तरह से कि अब भारतीय जनता पार्टी और जेडीएस एक साथ आ चुके हैं, तो उससे जो है काफ़ी हद तक का ये उम्मीद की जा रही है, संभावना जताई जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी और जेडीएस जिस तरह से साथ आ रही है, उससे कांग्रेस को बहुत ही तगड़ी चुनौती मिलने वाली है। क्योंकि कांग्रेस ने, आपको याद होगा कि हाल में बहुत बड़े बहुमत के साथ कर्नाटक विधानसभा में जीत दर्ज की है। लेकिन अब जब जिस तरह से, एक तो ये लोकसभा का चुनाव है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा है, जनता दल सेक्युलर का साथ है, और इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी का लोकसभा चुनाव में जो ट्रैक रिकॉर्ड है, उससे ये लग रहा है कि कांग्रेस के लिए राहें बहुत ही मुश्किल हो सकती हैं। तो चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं अनंत विजय जी, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। बहुत बहुत स्वागत सर इस चर्चा में आपका। आपसे सबसे पहले शुरुआत इसी से करता हूं कि अब जबकि हमने देखा है कि विधानसभा चुनाव में तो बड़ी जीत कांग्रेस को, इतनी बड़ी जीत मिली कि हाल में उतनी बड़ी जीत कर्नाटक विधानसभा में पिछले कई दशकों से, यूं कहें कि पिछले कई चुनावों से नहीं मिली थी, लेकिन बड़ी जीत मिली कांग्रेस को। अब जिस तरह से कि जेडीएस और बीजेपी ने हाथ मिलाया है, हम देखते हैं कि एक तो ऐसे ही भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव में कई जगहों पर भारी पड़ती है, विधानसभा चुनाव से अलग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो चेहरा है वो एक बड़ा फैक्टर है, और अब जेडीएस भी साथ आ रही है। तो कांग्रेस को क्या विधानसभा चुनाव में इतनी बड़ी जीत हासिल करने के बाद भी लोकसभा चुनाव में बहुत बड़ी चुनौती मिलने वाली है? मुझे लगता नहीं है कि लोकसभा, क्योंकि कर्नाटक के अगर वोटिंग पैटर्न को देखिए सर जी, तो लोकसभा और विधानसभा चुनाव में अलग अलग तरीके से लोगों ने वोट डाले हैं, और वोटिंग का परसेंटेज भी और वोटिंग का पैटर्न भी दोनों इंटायरली डिफरेंट होता है। और इस बार जैसा आप अगर पिछले लोकसभा चुनाव के वोटिंग पैटर्न को हम देखें, तो भारतीय जनता पार्टी ने कुछ कर्नाटक एक कुछ उन चुनिंदा राज्यों में है जहां भारतीय जनता पार्टी को 50% से अधिक वोट मिले, उनको 51 कुछ प्रतिशत वोट मिले थे। और अब उसमें अगर पिछले चुनाव के करीब 10% वोट जो जेडीएस को मिले थे, उसको अगर जोड़ देते हैं तो वो लगभग 60-62% के करीब पहुंचता है। उधर कांग्रेस पार्टी को, मेरे ख्याल से कांग्रेस पार्टी को 32%, 31.88% वोट मिले थे। तो ये मुकाबला बड़ा तगड़ा है, क्योंकि ये विधानसभा के चुनाव जो होते हैं बड़े ही स्थानीय मुद्दों पे लड़े जाते हैं। जी। और पिछली बार जहां हमने देखा कि जिस प्रकार से एंटी इनकम्बेंसी थी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, और आपस में जो चीजें थी और लोगों कैंडिडेट को नहीं पसंद कर रहे थे, भारतीय जनता पार्टी ने इस बार टिकट बंटवारे में बहुत सतर्कता पूर्वक 10 लोगों के टिकट बदल दिया। आप देखें, पूर्व मुख्यमंत्री डीवी सदानंद गौड़ा का टिकट काट दिया गया है। शोभा करंदीले जो अभी केंद्र में मंत्री हैं, वो उडुपी से लड़ती थी पहले, उनको उडुपी में उनके खिलाफ थोड़ी एंटी इनकम्बेंसी की बात आई, तो उनको वहां से शिफ्ट करके बेंगलोर नॉर्थ से टिकट दे दिया गया। तो ये सारी चीजों, और एक बड़ा दिलचस्प आपको बताऊं कि एक बड़ा दिलचस्प मुकाबला होने वाला है बेंगलुरु रूरल इलाके में। कहां पर? बेंगलुरु रूरल में? हाँ जी, बेंगलुरु रूरल में, जहां डीके शिव कुमार जो वहां के डिप्टी सीएम है, उनके भाई डीके सुरेश जो एक इकलौता सांसद रहे थे। हाँ जी, और जिनका बयान अभी कुछ दिनों पहले सनातन आदि को लेके बहुत चर्चित भी हुआ था, उत्तर दक्षिण को लेकर भी। उस पर अगर हम न भी जाएं, तो उनके सामने इस बार एचडी देवेगौड़ा के दामाद, जो बहुत बड़े डॉक्टर हैं, जी, डॉक्टर मंजुनाथ, उनसे मुकाबला हो रहा है। तो ये सारी चीजों को अगर हम देखें तो इस बार मुकाबला बहुत दिलचस्प है। लेकिन क्या है कि अगर आप 60% पे खड़े हैं पिछले चुनाव में, तो कितना भी गिरते गिरते भी अगर आप 50 से ऊपर रहते हैं,
तब भी आप स्वीप करेंगे। बिल्कुल, मैं लौटता हूं। इतना जरूर माना जा सकता है कि कांग्रेस पार्टी जिस तरह से पिछले चुनाव में प्रदर्शन किया था, हो सकता है उनका वोट शेयर बढ़ जाए, लेकिन वो सीटों में तब्दील हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, ये कहना जरा कठिन है। ये बात सही है, जो बात आप आंकड़े, हालांकि देखिए जो मतदान प्रतिशत के आंकड़े हैं वो तो हम थोड़ी देर में डेटा दिखाएंगे, लेकिन ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण बात है कि अगर जुड़ करके 60-65% वोट तक चला जाता है, फिर तो हो सकता है कि दूसरे पक्ष के लिए यानी कांग्रेस के लिए एक सीट भी निकालने में मुश्किल हो। हमारे साथ जुड़ चुके हैं हेमंत कुमार जी, वरिष्ठ पत्रकार। बहुत बहुत स्वागत हेमंत कुमार जी इस चर्चा में आपका भी। और आपसे यही जानना चाहूँगा कि जिस तरह से कि वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है लोकसभा चुनाव में, जिस तरह अभी हम बात कर रहे थे कि कुछ सीटों पर बड़े इंटरेस्टिंग हो सकते हैं, लेकिन क्या ये जो इतना बड़ा मैसिव वोट परसेंट है, भारतीय जनता पार्टी का अकेले भी बहुत भारी है, लेकिन उसमें फिर जेडीएस का भी वोट आकर के जुड़ता है, तो क्या इतना बड़ा जो वोट प्रतिशत होगा ये कांग्रेस के लिए एक तरह से हर एक सीट पर जाकर एक जिसे कहते हैं अपहिल टास्क यानी कि पहाड़ जैसी चुनौती पैदा कर देगा क्या? ऐसा है जी, नमस्कार जी। नमस्ते। नमस्कार। ऐसा है, देखिए इंटरेस्टिंग बात क्या है, कर्नाटक में 2013 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से हार गई थी विधानसभा चुनाव में, ठीक है। 2014 में 18 सीट जीतकर आई लोकसभा में। इसका मतलब है मतदाता समझदार है, प्रबुद्ध है, वो जानते हैं कि किसको कहां बिठाना, कितना देना, कहां बिठाना, वो जानते हैं। नंबर 1। नंबर 2, आपने ये इंटरेस्टिंग कैंडिडेट्स के बारे में, इंटरेस्टिंग कंटेस्ट के बारे में आपने जिक्र किया। हाँ, इस पर 2019 के चुनाव में बीजेपी 25 सीट जीत गई थी 28 में। एक निर्दलीय एमपी उनको भी जिता दिया था, तो 26 मान के चल 26 मानकर चलते हैं। लेकिन बीजेपी अपनी सिंबल पर 25 सीट जीत गई थी, एक कांग्रेस एक जेडीएस। पिछले चुनाव में कांग्रेस और जेडीएस का गठबंधन सरकार थी, कुमारस्वामी मुख्यमंत्री रहा और डॉक्टर परमेश्वर उप मुख्यमंत्री रहा, और उन दोनों का गठबंधन चल रहा था चुनाव में। तब भी बीजेपी को 25 सीट मिला था। अब क्या है, अब गुणात्मक बदलाव आए हैं कि भारतीय जनता पार्टी और जेडीएस का गठबंधन चल रहा है जी। 25 सीट में बीजेपी लड़ रही है और 3 सीट में जेडीएस लड़ने वाली है। और वो जेडीएस का 3 सीट अभी तक, मतलब वो कैंडिडेट डिसाइड नहीं हुआ अभी तक, वो जो 1-2 दिन में वो हो जाएंगे, ठीक है। तो दिस इज द चेंज फ्रॉम 2019 टू 2024, ठीक है। अब सवाल ये है कि क्या बीजेपी ने 25 सीट को ऊपर उसे मतलब वो वापस जीत कर आएगी, नहीं आएगी? बिल्कुल, तो यही सवाल होगा। ये सवाल है, ये महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि 28 में 25 जीत गई और उससे ज्यादा क्या जा सकता है? उससे ज्यादा नहीं हो सकता है। ठीक, ये बात तो सही है। ये बात सही है कि मतलब चर्चा सारी इसी पर फोकस है कि जो कांग्रेस पिछली बार 1 सीट जीत ली थी, क्या वो भी इस बार बचा पाएगी कि नहीं? चर्चा का फोकस वहीं आ गया। मैं लौटता हूँ, लौटता हूँ। एक मिनट। हाँ, जोड़िए। बीजेपी जितना ऊपर जा सकते हैं उतना ऊपर चले गए हैं, और कांग्रेस जितना नीचे आ गया वो आ चुके हैं। अब कांग्रेस उत्तर की ओर बढ़ना चाहिए, 1-2 सीट 3-4 सीट लेकर आगे ऐसा लगता है। ठीक है, लेकिन इसमें हेमंत सर, इसमें बड़ी बाधा ये बनेगी जिसकी चर्चा अभी आनंद जी कर रहे थे कि इन दोनों का वोट परसेंट मिल करके कितना बड़ा हो जाता है। मैं आता हूं, दोनों के पास आऊंगा, लेकिन जरा मैं पहले कुछ और डेटा दिखा लेता हूं, फिर आपके पास आता हूं। तो अब बात करेंगे कि कितनी लोकसभा सीटें हैं। तो जैसा हम जिक्र कर ही रहे थे कि कर्नाटक में देखिए कुल 28 सीटें हैं, इनमें सामान्य वर्ग के लिए 21 सीटें हैं, आरक्षित सीट अनुसूचित जाति के लिए 5, अनुसूचित जनजाति के लिए 2 सीटें आरक्षित हैं। तो ये वहाँ का डेटा है। अब जरा देखिए कि कौन कौन सी पार्टियों ने कितने जीते थे। अभी हम चर्चा कर ही रहे थे, 25 भारतीय जनता पार्टी, 1 कांग्रेस, 1 जेडीएस, 1 अदर्स। वो अदर्स भी जो थे ना, वो भारतीय जनता पार्टी के समर्थित थे, यानी कि भारतीय जनता पार्टी मोटे तौर पर 26। वोट शेयर देखिए 51.75% भारतीय जनता पार्टी का, कांग्रेस 32.15, जेडीएस 9.74 और अदर्स यानी कि अन्य जो हैं वो 6.36। ये वोट शेयर रहा।
ये जरा क्षेत्रवार देखिए। मध्य कर्नाटक 4 सीट, तटीय कर्नाटक 3, ग्रेटर बेंगलुरु 5, हैदराबाद कर्नाटक 4, मुंबई कर्नाटक 6 और ओल्ड मैसूर 6। ये वहाँ पर सीटों का बंटवारा है। इसमें जो जीते थे वो लगभग सब जगह पर देखिए। मध्य कर्नाटक बीजेपी 4 में से 4, तटीय कर्नाटक 3 में से 3, ग्रेटर बेंगलुरु में 5 में से 4। यहीं पर एक सीट कांग्रेस को मिली थी, डी.के. सुरेश वाली। हैदराबाद कर्नाटक में कुल सीट 4, चारों की चारों बीजेपी। मुंबई कर्नाटक में 6 की 6 बीजेपी। ओल्ड मैसूर में 6 में से 4 बीजेपी, 1 जेडीएस और 1 अदर्स। ये 2019 का आंकड़ा था। लौटते हैं अपने खास मेहमानों के पास। हमारे साथ दोनों खास मेहमान जुड़े हुए हैं, हेमंत कुमार जी और साथ में अनंत विजय जी। अनंत विजय जी, ये डेटा हमने देखा और जो अभी हेमंत कुमार जी जो हमें कह रहे थे कि देखिए कांग्रेस को जितना नीचे जाना था वो तो जा चुकी, अब हो सकता है कि कुछ उसको गेन हो। लेकिन सवाल फिर वही उठता है कि जो ये वोट प्रतिशत हमने अभी दिखाया, जिसकी हमने चर्चा भी की, ऐसे में अगर भारतीय जनता पार्टी और जेडीएस का वोट शेयर सच में पूरा कंबाइन हो जाता है तो फिर जो बात उन्होंने हेमंत जी ने उठाई है उसमें ये फिर कही जा सकती है कि कांग्रेस के पास अभी 1 सीट और नीचे जाने की गुंजाइश तो है। देखिए, मैं अभी हेमंत जी को सुन रहा था। हाँ। कांग्रेस पार्टी सिर्फ नीचे ही नहीं जा चुकी है, कांग्रेस पार्टी पिछले विधानसभा चुनाव में अपने पीक पे भी जा चुकी है और पीक पर जाकर भी वो 38% वोट पे रुक गई, जहां उसको 130-35 सीटें मिली। ये भी मार्के की बात। बीजेपी 36 पे रही और वो 19% पे रहे। तो 36 और 19 को अगर जोड़ देते हैं तो वो वोट परसेंटेज भी एक बड़ा गैप देता। 38 का मान लीजिए, मैं मान के चलता हूं कि 38 को उन्होंने मेंटेन कर लिया। ऑल्दो ऐसा होता नहीं है, विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव के वोटिंग पैटर्न अलग होते हैं और वो परसेंटेज में रिफ्लेक्ट भी होते हैं। लेकिन चलिए उसको एक लिवरेज देते हुए ये मान लेते हैं कि कांग्रेस पार्टी 38% मेंटेन कर लेगी। लेकिन 54 और 38% का जो गैप होता है वो बहुत ह्यूज है। 16% का गैप, यहाँ 6-7% में सरकार बन जाती है, बिगड़ जाती है। तो मुझे लगता है कि कर्नाटक में लोकसभा के चुनाव के परिणाम जो होंगे वो विधानसभा चुनावों के परिणाम के आधार पर भी अगर हम आकलन करते हैं तो बीजेपी और जेडीएस के गठबंधन के बाद और बीजेपी के सीटों के करेक्शन कर लेने के बाद, जो एंटी इनकम्बेंसी थी उसको दूर करने के बाद, जैसे उन्होंने अपने सीएम को भी उतार दिया, बासवराज बोम्मई को, वो भी आ गए। तो मुझे लगता है कि इस कर्नाटक मतलब कांग्रेस, ये बीजेपी के लिए ये कहा जाता है कि दक्षिण का द्वार कर्नाटक से ही खुलता है। तो मुझे लगता है कि इस बार ये द्वार ऐसा खुलेगा कि जो बयार होगी वो केरल और तमिलनाडु में भी महसूस की जाएगी वोट परसेंटेज के लिए। इस बार ये संभावना तो जताई जा रही है। हेमंत सर, ये तो हुई वोट शेयर की बात, इस पर हमने काफी चर्चा कर ली। अब मैं जरा आपसे वहां पर जो जमीनी मुद्दे हैं ना, ग्राउंड पर जो इश्यूज हैं उस पर मैं बात करता हूं। हिजाब का मुद्दा वहां गर्म रहा, बजरंग बली का मुद्दा गर्म रहा, ध्वज लगाने का मुद्दा गर्म रहा, मंदिरों में ट्रस्ट बनाने का मुद्दा गर्म रहा। ये तमाम मुद्दे ऐसे हैं जो कि गर्म रहे हैं हाल के दिनों में। इनका भी असर पड़ेगा क्या लोकसभा चुनाव में? जी, आपने सही कहा। आपने हिजाब, बजरंग दल का बैन, ये मंदिर का मुद्दा, जो भी आइडियोलॉजिकल इश्यूज है, कम्युनल इशू कहते हैं, तो वो तो सबकॉन्शियस माइंड में बैठ गए हैं, जनता के मन में बैठ गए हैं। लेकिन इसके साथ साथ कांग्रेस पार्टी का गारंटी भी चल रहा है। उन्होंने 5 गारंटी लागू किए हैं। अब सवाल यह है कि देखिए, मैं अपने साथी का बात मानने के लिए तैयार हूं। मैं आई एक्सेप्ट हिज आर्गुमेंट। लोकसभा इलेक्शन का वोटिंग पैटर्न अलग है, विधानसभा इलेक्शन का वोटिंग पैटर्न अलग है। जो कर्नाटक के जनता जब 2023 में कांग्रेस पार्टी को 136 सीट देकर सत्ता में लेके आई, ये जरूरी नहीं है कि वही जनता कांग्रेस पार्टी को फिर से वोट देंगे लोकसभा में। बिकॉज लोकसभा इलेक्शंस आर डिटरमिन्ड बाय नेशनल फैक्टर्स, बिल्कुल। विधानसभा इलेक्शंस आर डिटरमिन्ड बाय लोकल फैक्टर्स। हाँ, और लीडरशिप भी। हाँ, और लीडरशिप भी। जनता ये कहना शुरू कर दिया है, बिकॉज आई ऑलवेज मूव विद द पीपल, जनता का साथ हूं मैं जी। उन्होंने एक कहना शुरू कर दिया कि ठीक है भैया, कांग्रेस पार्टी ने 5 गारंटियां हमको प्रॉमिस किया था,
हमने पार्टी को सत्ता में लेके आया, उन्होंने 5 गारंटी लागू कर दिया, ठीक है, वो विधानसभा के लिए। अब लोकसभा के लिए देखेंगे मोदी का गारंटी क्या चलेगा। अच्छा। तो जनता, मैं वैसे पहले कहा कि वोटर इज वेरी वाइज, वो समझदार है, प्रबुद्ध भी है, वो सोचते हैं और डिसाइड भी करते हैं कि किसको कहाँ बिठाना, कितना देना, किसको कहाँ बिठाना। लोग कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी को कहने शुरू कर दिया कि आप तो सत्ता में आने वाले नहीं है। ठीक है, ठीक, दिल्ली में ठीक है, आप ठीक है, बेंगलुरु में आ गया, सत्ता में बैठ गया, विधानसभा में बैठ गया। लेकिन जिस चीज की आप चर्चा कर रहे हैं, जिस चीज की आप चर्चा कर रहे हैं ना, विधानसभा चुनाव और उसके नतीजे की, तो जनता, हाँ एग्जैक्टली, हाँ मैं लौटता हूँ, जनता, हाँ बोलिए, मैं लौटता हूँ, वो वही थोड़ा सा डेटा दिखा देता हूँ, फिर लौटता हूँ। ये डेटा वही जो विधानसभा चुनाव की बात कर रहे थे। देखिए, विधानसभा चुनाव में कुल सीटें 224 होती हैं, सामान्य 173, आरक्षित अनुसूचित जाति के लिए 36, अनुसूचित जनजाति के लिए 15। ये डेटा आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये आंकड़े। और देखिए कि 2023 में कैसा नतीजा रहा था जिसकी बात कर रहे थे। 135 बहुत बड़ी जीत थी कांग्रेस की, 66 सीट बीजेपी ठीक ठाक, मतलब सत्ता से बाहर हो गई, 19 सीट जनता दल सेक्युलर की और 4 सीट अन्य की। ये 2023 के थे। वोट शेयर देख लीजिए, कांग्रेस 42.88 करीब 43, बीजेपी 36.30, जेडीएस 13.33 और अन्य जो है 7.49। तो ये आप वोट प्रतिशत भी बहुत कुछ कहते हैं, हालांकि ये विधानसभा चुनाव के वोट प्रतिशत हैं। जुड़ते हैं अपने मेहमानों से, हमारे दोनों मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं और मैं रुख करता हूं अनंत विजय सर का। अनंत विजय सर, ये विधानसभा चुनाव के भी हमने आंकड़े दिखा दिए और आप सही कह रहे थे कि देखिए, अगर लोकसभा चुनाव के आंकड़े तो होते ही हैं, लेकिन अगर विधानसभा चुनाव के आंकड़े में वोट प्रतिशत भी जोड़ दें तो वो कांग्रेस पर भारी पड़ जाते हैं, ये बीजेपी और जेडीएस मिल करके। लेकिन बात यह है कि कर्नाटक वो राज्य रहा है जिसकी चर्चा हम अभी हेमंत सर से कर रहे थे कि तमाम ऐसे मुद्दे थे जो कि चर्चा में हैं और उसका असर होगा। लेकिन एक बड़ी विचित्र बात है, इनमें से ज्यादा मुद्दों के तार को जो है ना, वो कांग्रेस ने छेड़ा है, कांग्रेस की सिद्धारमैया सरकार ने छेड़ा है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। और मैं जब ये वोटों की बात आप लोग करते हैं, या हम लोग जब अभी वोटों की बात कर रहे थे, तो जो दो वहां ना कास्ट करप्शन, ये दो चीज को बहुत जरूरी देखा जाता है। और अगर आप बीजेपी के टिकट बंटवारे को देखें या पिछले विधानसभा चुनाव में, तो जो 14% मेरे ख्याल से 14% वोक्कालिगा है और 11% लिंगायत है, या नहीं सॉरी, लिंगायत 14 है, वोक्कालिगा 11% है। तो ये तो मजबूत जाती है, लोग इसी के आधार पर आकलन करने में उलझ जाते हैं। लेकिन आपको एक चीज बहुत दिलचस्प बताऊं कि वहां 16% अन्य ओबीसी है, और जिस प्रकार से अन्य ओबीसी को इन दो मजबूत जातियों से अलग किया, इसको समझने के लिए हमें थोड़ा उत्तर प्रदेश और बिहार की राजनीति को भी देखना पड़ेगा कि जिस प्रकार से डोमिनेंट ओबीसी कैटेगरी को अन्य ओबीसी जातियों ने रिप्लेस कर दिया। मुझे लगता है कि कर्नाटक में इस बार हमें वो देखने को मिल सकता है कि ओबीसी के अंदर जो ये डोमिनेंस वोक्कालिगा और लिंगायत का है, उसको देखते हुए बड़े टेक्टिकल वोटिंग वहां होने वाली है। और जिस प्रकार से ओबीसी की राजनीति और बहुत महीनी तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने अपने आप को अन्य ओबीसी के पक्ष में खड़ा किया है, वो ये जो आप कह रहे हैं ना, और सर ये जो आप कह रहे हैं उनके पास है, और येदुरप्पा जिस जाति के हैं उसके उलट जाति के हमारे डीके शिव कुमार जी हैं, वो वोक्कालिगा है, वो लिंगायत है। तो ये जो कम्युनिटी वाली राजनीति वहां चलेगी, ये बड़ी दिलचस्प होगी। और बीजेपी इसमें जो है उत्तरी राज्यों में, जिसका आप जिक्र कर रहे थे, उत्तर प्रदेश राज्यों में बड़ी सफल प्रयोग कर चुकी है, ये भी बात है। तो हेमंत कुमार सर, जो एक हमेशा बीजेपी का एक कमजोर पॉइंट कहा जाता था कि जो वोक्कालिगा समुदाय है उसका कोई बड़ा नेता बीजेपी के पास नहीं है। बहुत कोशिश की बीजेपी ने, लेकिन वैसा कोई बड़ा नेता हुआ नहीं जिस कद के डीके शिव कुमार या जेडीएस के नेता हैं। लेकिन अब जेडीएस के आ जाने से क्या बीजेपी की वो वाली कमी की भरपाई हो जाएगी? भारतीय जनता पार्टी का ये उम्मीद है कि देवेगौड़ा का साथ हम गठबंधन करके हमारा जो कमियां हैं, देखिए भारतीय जनता पार्टी जनसंघ की समझ से वोक्कालिगा बेल्ट में
उनका संगठन थोड़ा कमजोर है, ये मानना है। ओकलीगा बेल्ट में जो तुमकुर हो या मंडिया हो, हासन हो, मैसूर हो, चामराजनगर हो, उसमें बीजेपी का थोड़ा कमजोर है संगठन पकड़। ठीक है, जैसे लिंगायत क्षेत्र में नॉर्थ कर्नाटका में है या तटवर्ती क्षेत्र में बीजेपी का पकड़ है, उतना पकड़ ओकलीगा बेल्ट में नहीं है। नंबर 1। नंबर 2, ये अभी उम्मीद कर रहे हैं बीजेपी ने कि देवेगौड़ा का साथ हम हाथ मिला के वो ओकलीगा वोट हम हासिल कर सकते हैं। तो 1+1 = 2, तो 19%, 18 to 19% लिंगायत वोट और 60 to 17% ओकलीगा वोट अगर वो मिल जाता है तो इट बिकम्स ए वेरी बिग फैक्टर। ठीक है, तो इट इज गोइंग टू बी विन-विन, इट इज बस गोइंग यही टू बी देखना है विन-विन सिचुएशन फॉर बोथ बीजेपी एंड जेडीएस। हाँ, तो यही देखना है कि क्या बीजेपी ने जो ये एक्सपेरिमेंट किया है, ये एक्सपेरिमेंट बीजेपी का बिल्कुल सही निशाने पर बैठता है कि नहीं बैठता है। लेकिन फिलहाल कि नहीं देखना है अभी। हाँ बिल्कुल, ये देखना है कि ये कितना सटीक बैठता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, हेमंत कुमार सर जुड़ने के लिए और अनंत विजय सर आपका भी जुड़ने के लिए इस चर्चा में बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज हमने कर्नाटक की पड़ताल की, कर्नाटक के चुनावी समीकरणों की पड़ताल की। हम अगले दिन फिर किसी दूसरे राज्य के चुनावी समीकरणों की पड़ताल करेंगे। आज की राजनीति में इतना ही। पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।